नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है वैदिक गुरु और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको जानकारियां प्रदान करेंगे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं। तो ऐसे में उन भ्रांतियों को दूर करने का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करेंगे, सरलता से वो भी। और ऐसे में यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजर हिमा साहू जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपको आमंत्रित करने का मौका मिला है और आपसे ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला है। अब ऐसे में हेमा जी, जैसे कि आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है कि ये भी वेदों का एक ज्ञान है, ठीक है ना। और वेदांग ज्योतिष इसको बोला जाता है क्योंकि वेदों में वेदों का इसको चक्षु बोला गया है, ज्योतिष को, ठीक है। जिस तरह से आपको बाकी ज्ञान की जरूरत है, बाकी शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत है, इसी तरह से आपको ज्योतिष के बारे में भी पता होना चाहिए। ज्योतिष आज की चीज नहीं है, ये वैदिक काल से चले आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे सर्वप्रथम ज्योतिष रहे हैं वो आपको पता है भगवान शिव है। अच्छा। जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। और हमारे 18 महाप्रवर्तकों ने इस चीज को बनाया है, इस विद्या को, ज्योतिष विद्या को, ठीक है। तो इस पे विश्वास करना चाहिए। और शास्त्र की पढ़ाई करने वाले लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसके द्वारा हम अपने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की गणना की जा सकती है इसके आधार पर। तो ये बहुत ही एक मुख्य धारा है हमारे जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने भूत को भी जान सकते हैं, वर्तमान को भी जान सकते हैं और भविष्य की घटनाओं के बारे में भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं। अब ऐसे में हम थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे और इस विषय को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे, वो भी गहराई से। अभी तक हमने यह तो जान लिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती है तो इसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि कुंडली की बात आती है, फिर उसमें कुंडली में भी बहुत सारे स्थान होते हैं, 12 घर होते हैं, फिर राशियां होती है, ग्रह होते हैं। तो एक एक कर कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। कुंडली को यदि हम समझे तो कुंडली क्या है, इतनी महत्वपूर्ण ये क्यों है, आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा है, कुंडली निर्माण तो तभी हो जाता है जब एक जातक जन्म लेता है, तभी उसके ग्रह और नक्षत्र सब हमारे मतलब कि उसकी कुंडली में पोजीशन ले चुके होते हैं कि कौन सा ग्रह उसके कौन से खाने में बैठेगा, कौन से घर पे बैठेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से पूरी ज़िंदगी उसकी उसी हिसाब से चल रही होती है। और कुंडली में जैसे कि 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ हैं और उनके हमारे 7, वैसे तो हमारे एक्चुअल में 7 ही ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं 9 ग्रह। तो जिसमें से राहु और केतु को कोई पर्टिकुलर घर दिया नहीं गया, वो जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसे उनके रिजल्ट उनके स्टार्ट मतलब वैसे उनके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब 12 घर हैं और 7 ग्रह हैं, तो जिसमें से सूर्य और चंद्रमा 2 अकेले ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक राशि दी गई है, जैसे कर्क राशि और सिंह राशि, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 घर दिए गए हैं। तो जो पहला घर है वो मेष राशि के अंदर में आता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो जो मेष राशि का जो जातक होता है वो काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ होता है, काफ़ी मतलब कि क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, एक बच्चे के जैसा उसका स्वभाव होता है। मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाएगा और बहुत जल्दी उसका गुस्सा शांति भी हो जाएगा, और बहुत ही वो मतलब कि मोटिवेटेड रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और उनका मतलब कि काफ़ी सारे जितने अच्छे एथलीट्स बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, सेना में जाते हैं, उनका मंगल प्रधान होता है। इसी तरह से हम अगर सेकंड हाउस की बात ले लेते हैं, जिसमें टॉरस आता है, ऋषभ राशि आती है, ऋषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, ठीक है। अब शुक्र का क्या है काम, शुक्र एक भोग के कारक ग्रह होते हैं, सुंदरता के कारक ग्रह होते हैं, सुख ऐश्वर्य के कारक ग्रह होते हैं, ठीक है। जीवन में जो भी हम सुख सुविधाएं ले रहे हैं, लग्जरी आइटम्स ले रहे हैं, वो सब शुक्र हैं। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होती है कि उसको जीवन में उसका जीवन विलासिता पूर्ण होना चाहिए, उसके जीवन में सुख संसाधन होने चाहिए, और उसका ज़्यादातर जो समय होता है वो सुख संसाधन इकट्ठे करने में लगा रहता है, ठीक है। उसको अच्छी चीज़ें चाहिए, मतलब सुंदर चीज़ें चाहिए, और ज़्यादातर देखना आप सेलिब्रिटी वगैरह जो बनते हैं वो शुक्र प्रधान लोग ही बनते हैं। फिर इसी तरह से, और नेचर इनका काफ़ी सॉफ्ट होता है, और आपको पता है चंद्रमा भी इसी में ही उच्च का माना जाता है, जो आपकी टॉरस राशि होती है।
क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा खुश रहते हैं, मन खुश रहता है कि जैसे हम शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है ना, तो शुक्र की राशि है तो शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। मतलब जो भी कुछ है हमारे मन की खुशी के काम सारे शुक्र देवता करवाते हैं। फिर आ जाते हैं हम थर्ड हाउस मतलब कि जो तीसरा घर है, तीसरा घर में मिथुन राशि विराजमान होती है। मिथुन राशि क्या होती है हमारी बुद्धि की होती है। मतलब बुद्धि मतलब कि उसके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके बुध ग्रह होते हैं। तो बुध ग्रह का काम क्या होता है, दिमाग चलाना। तो दिमाग चलाना मिथुन राशि वाले अक्सर क्या होता है, एक तो इनके द्विस्वभाव राशि होती है, इनका मतलब कि तर्क वितर्क करने में काफ़ी आगे होते हैं और कभी कभी तो कुतर्क भी कर देते हैं। अगर जैसे बुध अगर इनका नीच का हो गया, मतलब बुध की राशि तो है लेकिन अगर बुध उनका नीच हो जाता है तो वो तर्क की जगह उनका कुतर्क भी बन जाता है। लेकिन होते बहुत ही इंटेलिजेंट हैं ये लोग, काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर ये कुतर्क क्या होता है मतलब इनसे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजन माइंड वाले, कन्फ्यूजन बहुत रहती है इनके अंदर में डी स्वभाव होने की वजह से, और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जितने भी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में जाते हैं वो सारे ही आपके मिथुन राशि के लोग अक्सर होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, इसके और जो हंसी मजाक, वाकपटुता, ये सब तो इनकी विशेषता है ही। फिर आ जाते हैं हम चौथी राशि। चौथी राशि मतलब चौथा घर, जिसमें कर्क राशि विराजमान होती है। कर्क राशि का जो स्वभाव होती है काफ़ी इमोशनल राशि है, घर की राशि है, और वैसे भी हमारा जो चौथा घर होता है वो केंद्र के अंदर में ही आ जाता है। तो माँ का घर है, सुख जो भी हमारे कहते हैं घर है, सुख सुविधाएं हैं, मन का सुख है, वो सारी बातें इसके अंदर से देखी जाती है। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, माता के जैसे इनका मन होता है, और ये किसी का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और क्या कहते हैं बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। मतलब दूसरे के दुख में वो तो कम दुखी हो गए, खुद को ज़्यादा दुखी कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इनकी यही होती है। इनको अपने इमोशंस पे काबू करना चाहिए, और मैं तो ये भी इसके लिए तो मैं उपाय भी दे देती हूँ कि इनको बराबर इनको पानी बराबर पीना चाहिए, और अपने इमोशंस पे इनको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उल्लू भी बन जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम सिंह राशि पे। सिंह राशि जिस नाम से पता लग रहा है शेर मतलब कि सबके ऊपर प्रभावशाली और राजा। तो सिंह राशि वाले क्या होते हैं, थोड़े दबंग नेचर के होते हैं, और लालची स्वभाव नहीं होता है इनका। अग्नि तत्व की राशि है ये, और गर्जना, अपना मतलब कि सबको अपने अंडर में रखना, और एक राजा की तरह इनका स्वभाव होता है कि सब इनके अंडर के सब इनके हिसाब से चलेंगे, सभी लोग इनके हिसाब से चलेंगे। और इनका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है, और चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। जहाँ भी जाते सब लोग इनसे डर कर रहते हैं, और जीवन में जो कुछ होता है इनके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर फैमिली में किसी की सिंह राशि है ना, समझ लेना तो आप तो इसी की चलेगी। वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंह राशि, बहुत ज़्यादा उनके लिए होती है। फिर हम आ जाते हैं छठी राशि, कन्या राशि। कन्या राशि 6th हाउस पे जैसे विराजमान होती है। कन्या राशि में क्या है, वो भी एक बुध की राशि है, वो भी द्वि स्वभाव राशि है, लेकिन वो उनमें क्या होता है कि उनका बुध जो है कि मूल त्रिकोण राशि का होता है। तो बुध सबसे अच्छा जो काम करता है वो कन्या राशि में करता है, मिथुन राशि से भी ज़्यादा, क्योंकि कन्या राशि बहुत ही एक मतलब कि सूझबूझ वाली राशि है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल राशि है, और मतलब कि सोच विचार कर ही वो कोई कदम उठाते हैं। सोचने समझने की निर्णय शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिसीजन मेकर वो भी अच्छे नहीं होते हैं, वो भी उनकी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए शुक्र भले ही बुध का मतलब कि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, लेकिन फिर भी शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। वजह पता है आपको क्या है? वजह यही है कि जो बुध है ना, जब आप बहुत बुद्धि चलाएंगे ना तो फिर उसमें आपकी सुंदरता पीछे हट जाती है। वो कहते हैं नहीं, हमें इंटेलिजेंट ही चाहिए, हमें इंटेलिजेंट ही चाहिए, उनको सुंदरता से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए शुक्र को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है आपकी 7वीं राशि। 7वीं राशि मतलब 7th हाउस। 7th हाउस में क्या है, हमारी तुला राशि बैठती है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है बैलेंस। वो भी वायु तत्व की राशि है, लेकिन उनका काम है बैलेंस करना, और वो थोड़े से डिप्लोमेटिक टाइप के होते हैं। वो घर में भी बैलेंस कर लेंगे, बाहर भी बैलेंस कर लेंगे, और थोड़ा सा वो सोशल ज़्यादा होते हैं, और बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, और बोलने में वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने टॉरस के बारे में एक बात बताना भूल गई थी, टॉरस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जो ये होते हैं ये एरी साइन है, थोड़ा सा हंसी मजाक, खुले विचार इनके थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा फ्लर्टियस नेचर भी होता है तुला राशि वालों का। लेकिन फिर भी शनि इसमें उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस वाली राशि है। तो तुला राशि में शनि क्या है? आपकी जजमेंट वाली राशि है, न्याय वाले हैं। तो न्याय कहाँ पे होता है? जहाँ पे तराजू होता है, इसीलिए शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो तुला राशि वाले जातक भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी इमोशनल होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि वाले लोग जो होंगे और चंद्रमा की राशि वाले जो लोग होते हैं अक्सर वो इमोशनल होते हैं। चंद्रमा में और शुक्र में बस डिफरेंस इतना सा होता है, चंद्रमा वाले जो इमोशंस होते हैं वो सबके लिए होते हैं, क्योंकि एक माँ जो होती है सबके बारे में सोचती है, लेकिन वही जो शुक्र वाले होते हैं थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा इमोशनल होते हैं।
फिर आ जाते हैं हम इसके बाद वृश्चिक राशि, ठीक है, 8th हाउस। वृश्चिक राशि क्या है? वो मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, ठीक है। अब वैसे कर्क राशि भी जल तत्व की, मैं बताना भूल गई इस बात को, और वृश्चिक राशि भी आपकी जल तत्व की राशि है। लेकिन जो वृश्चिक वाले, मंगल उनका स्वामी है, फिर भी वो अपनी क्रोध को मेष राशि की तरफ प्रकाशित नहीं करते। उनका गुस्सा दबा हुआ होता है और वो एकदम शांत रहना पसंद करते हैं, और वो थोड़े से पैसिमिस्टिक टाइप के होते हैं, और वो थोड़ा एकांत में रहना पसंद करते हैं। उनको कोई छेड़े नहीं, जब तक उनको कोई छेड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अगर छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है ना, बिच्छू का डंक कितना भयंकर होता है, जान लेके ही छोड़ता है। तो उनका कुछ हाल ऐसा ही होता है। और वो काफ़ी रिजर्व पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन वो डरते किसी से भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डरते हैं, डर के मारे अंदर बैठे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत दबंग होते हैं, लेकिन और बहुत पावरफुल होते हैं और साहसी होते हैं, और जो एक बार दृढ़ निश्चय वो भी कर लेते हैं तो कर लेते हैं। और आपको पता है बिच्छू किसी के साथ मिक्सअप होते भी नहीं है, वो अपने अलग रहते हैं। और उनका अगर कभी बदले की भावना आ गई तो मैंने तो यहाँ तक सुना कि बिच्छू अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आ जाते हैं हम सेजिटेरियस पे, धनु राशि पे आ जाते हैं, जो 9th हाउस में पड़ती है। तो धनु राशि क्या है? बृहस्पति की राशि है, ज्ञान की राशि है, ये भी अग्नि तत्व की है। इसका देखना हमेशा क्या कहते हैं, इसका एक अश्व के सर के ऊपर क्या होता है, एक मनुष्य का मतलब कि धड़ जो होता है वो अश्व का होता है, और जो सर होता है वो मनुष्य का होता है, जो एक प्रत्यंचा लिए हुए तीर उसके हाथ में होता है, तीर कमान होती है उसके हाथ में। इनके पास हमेशा एक लक्ष्य होता है। अगर लक्ष्य ना हो, लक्ष्य विहीन हो जाए तो बेकार हो जाता है। इनके पास हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए, और ज्ञान बांटना इनका मेन मकसद रहता है ज़िंदगी का। ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते, बस ये चाहते कि हर कोई इनसे ज्ञान लेता रहे और ये एडवाइस करते रहे और उनको सुनाते रहे। और कभी कभी अगर इनकी स्थिति गुरु की अगर बिगड़ जाती है, इनके लग्नेश की अगर स्थिति बिगड़ जाती है, तो ये इतना ज़्यादा ज्ञान लोगों को देने लग जाते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं। लोग फिर मतलब कि आपको पता है ना, मुफ्त की चीज़ की कोई इज्जत नहीं होती, वही हाल इनके साथ हो जाता है। तो ज़्यादा ज्ञान भी अगर हम किसी को बांटते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ज्ञान लेने वाले भी आपके पास होना चाहिए। धनु राशि में ये है कि इनका थोड़ा शादीशुदा जीवन थोड़ा सा अच्छा नहीं चलता है। इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और हर जगह ज्ञान आपका फिट नहीं बैठता है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं मकर राशि पे आ जाते हैं। इसके बाद मकर राशि आती है। मकर राशि भी एक आपकी क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है, और उनके जो ग्रह हैं वो शनि है। तो शनि है तो पृथ्वी तत्व की राशि है। शनि प्रधान लोग होते हैं, बहुत ही मतलब ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। मकर राशि वाले बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल थोड़ा कम होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। अपने आप में ये भी रिजर्व रहते हैं और बहुत ईमानदार लोग होते हैं। भावुकता थोड़ी इसमें कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी कुंभ राशि के ऊपर में। कुंभ राशि में, अच्छा मकर में एक चीज़ बताना भूल गई, मकर में मंगल उच्च का होता है। वो इसीलिए उच्च का होता है, मंगल में मकर मकर में मंगल इसीलिए उच्च का होता है क्योंकि जो मकर राशि वाले, जैसे मैंने कहा कि बिजनेसमैन अच्छे होते हैं। बिजनेसमैन क्या है, उसको फोकस्ड होना पड़ता है, उसको काम पे ध्यान देना पड़ता है, और मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने काम पे वो जब बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो एक वो अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। इसीलिए मकर में मंगल को ऊंचा माना गया है, उच्च की स्थिति मानी गई है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कुंभ राशि पे। जो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं 11th हाउस में विराजमान होती है, एकादश भाव में। तो कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ये शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, और शनि यहाँ पे सबसे खुश रहते हैं। यहाँ मतलब तुला में तो खैर कह के वो बहुत ही अच्छे है क्योंकि तुला में उनको एक हाई पोजीशन मिल रही है, लेकिन कहते हैं ना हमें अपने घर में सबसे अच्छा लगता है, तो वही वाली बात है। तो जो कुंभ राशि है वो इसकी मूल त्रिकोण राशि है शनि की, और शनि यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। और शनि वालों का जो स्वभाव होता है, शनि राशि वालों का, कुंभ राशि वालों का, उनका क्या स्वभाव होता है, वो फिक्स्ड होते हैं और वो डिसीजन मेकर वो डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी की लेकिन सुनते नहीं है। क्योंकि शनि क्या है, एक अवसाद वाला ग्रह है, वो नीरस ग्रह है, वो कभी किसी की भावुकता में बहते नहीं है। उनका एक नेचर होता है कि जो सही तो सही, गलत तो गलत, वो भावुकता बस कभी निर्णय नहीं लेते हैं। और शनि का काम है शनि रिजल्ट देना, शनि भले ही आप मंगल की वजह से उत्तेजना में आके कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट आपको शनि के हिसाब से ही मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, शनि विद्याम शनि धनम शनि पर्वत लांघनम, क्योंकि हर काम जीवन में शनि करना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का महत्व गहराई तक जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह से आपको धन भी धीरे धीरे कमाना चाहिए, क्योंकि शनि का दिया हुआ जो धन होता है वो लाभप्रदायी होता है और लॉन्ग टर्म्स में स्टेबिलिटी रहती है। जैसे राहु तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, तो लेकिन वो रोडपति भी बना देगा अगले दिन, लेकिन शनि में ऐसा नहीं है। शनि बहुत ईमानदारी से पैसा देते, शनि का दिया हुआ कभी आपका वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, कोई आपसे लूट नहीं सकता है। और इसी तरह से शनि का जो पर्वत हम लांघते हैं तो हमें धीरे धीरे उसको पर्वत पे चढ़ना चाहिए, नहीं तो हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे और हमारा नुकसान हो सकता है। अगर मंगल की ऊर्जा से हम पर्वत पे चढ़ेंगे हम तो गए। इसलिए शनि आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए तो शनि के साथ चलिए। और जिसने अपने सारे ग्रहों में सभी कहते हैं कि ये ग्रह अच्छे वो ग्रह अच्छे, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मेरे दिल की बात, मुझे शनि ग्रह बहुत अच्छे लगते हैं। शनि महाराज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि
वो इमोशंस में नहीं बहते। जो आपने कर्म किया फल आपको उसी का लेना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी का ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, चीटिंग कर दिया, फिर इसके बाद आप हाथ पैर जोड़ोगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। नो, अगर आपने गलती करी तो आपको अपने अपराध की सज़ा लेनी पड़ेगी। इसीलिए शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो कट थ्रोट बात करते हैं, उनकी बातों में कभी मिलावट नहीं मिलेगी, ईमानदार लोग होते हैं। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा घरेलू नहीं होते हैं और ज़्यादा सोशल, हम कहते हैं उन्हें सोशल होते हैं बट सोशल नहीं होते, वो हेल्पफुल होते हैं। उनको बच्चों पे, वृद्धों पे बहुत दया आती है, गरीबों पे बहुत दया आती है। तो अगर आपको अपना शनि ठीक करना है तो सबसे पहले तो आप डाउन टू अर्थ हो जाइए और बच्चों से प्यार करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए और डिसिप्लिन लाइफ चाहिए आपकी चलेगी। क्योंकि सन में क्या है, सन बहुत अच्छे हैं, सन खराब नहीं है, सूरज खराब नहीं है, लेकिन सूरज में क्या है कि थोड़ा सा अहंकार होता है। लेकिन शनि बिल्कुल आपको विनम्र होना सिखाते हैं। और इसके बाद इसीलिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं, अपने कर्मों को ठीक कर लीजिए। फिर आते हैं हम लास्ट में अंतिम राशि में आते हैं मीन राशि पे। तो मीन राशि क्या है कि आपकी 12वें घर की राशि है, जल तत्व की राशि है, दी स्वभाव राशि है। उसका मतलब काम ही है सुषुप्ति में रहना। वो अक्सर मतलब वहाँ पे मतलब कि आपका कहते हैं कि शुक्र इसी घर में सबसे उच्च का हो जाता है मीन राशि के अंदर में। इसका वजह यही है कि वहाँ पे आपका सैया सुख भी बोला जाता है, आपके 12th हाउस को सैया सुख भी बोला जाता है, आपके सोने का भाव बोला जाता है। जहाँ पे आपको सोना है और कुछ काम नहीं करना है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए। इसीलिए बाकी अपने काम वाम तो सब कर लिए ना, अब आप सोओगे ना, सोने के लिए क्या चाहिए, शुक्र चाहिए आपको। मतलब कि दिन भर आप जितना भी मतलब कि दौड़ भाग कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, और रात को आपको अच्छी नींद ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। इसीलिए मीन राशि वाले जो जातक होते हैं काफ़ी सॉफ्ट नेचर के दिखाई देते हैं और वो किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। इमोशनल वो भी होते हैं लेकिन, ठीक है। ओके मैम, आपने बहुत अच्छे से राशियों के बारे में हमें समझाया और राशियों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी बताया। अब इसी के साथ साथ और भी जानकारी मैं आपसे प्राप्त ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में यह विचार आया कि आपने कब सोचा कि हाँ मुझे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, और जब आपके मन में यह विचार आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? ऐसा है कि मुझे वैसे क्या कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्या वैदिक क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं था। बचपन में क्या था कि मुझे राशियों का बहुत शौक होता था। मैं जब भी स्कूल जाती थी हमारे घर में न्यूज़पेपर आते थे तो मैं ज़रूर पढ़कर जाती थी, रीड करके जाती थी कि आज की राशि, उसमें राशिफल दिया हुआ आता था और अक्षर दिए हुए होते तो मैं उससे अपना नाम से अल्फ़ाबेट निकाल के अपना पढ़ लेती थी कि आज की राशि ये है और मेरा दिन ऐसा जाएगा। तो लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी और मैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करूँगी। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन ये मेरा मतलब मेरी आगे की जर्नी बन जाएगी, मैं इसी में ही अपना फ्यूचर देखूंगी आगे, या मैं यही काम करूंगी, लोगों को मैं एडवाइस करूंगी इस फील्ड में जाके, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि इससे पहले मेरा टीचिंग का प्रोफेशन था। तो हुआ ऐसे कि मैं पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। मेरी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब सडन मतलब कुछ ना कुछ इवेंट मेरी ज़िंदगी में हो रहे थे। इवेंट मतलब मिस हैपनिंग हो रही थी, इवेंट के अच्छे काम तो हो नहीं रहे थे। मेरी 2-2 3-3 सर्जरी अचानक से होने लग गई और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि अचानक से क्यों हो रही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कुछ ना कुछ मेरा मतलब कि सडन लॉसेस हो रहे थे, तो मन डिप्रेशन में जा रहा था और मेरी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होने लग गए थे। मैं किसी के बारे में किसी इंसान से बात कर रही थी तो उससे पहले मुझे सपने में आ जाता था कि ये इंसान मेरे आगे जो दिखा रहा है वो चीज़ नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था, मेरे रिलेशंस जो थे मेरे मतलब फैमिली के साथ वो ख़राब होते जा रहे थे, डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। मैं आइसोलेट में आने लग गई थी, मैं धीरे धीरे एकांत में हो गई। तो एकांत में जाने के बाद मेरे को थोड़ा डिप्रेशन होने लग गया। अब एकांत में तो मैं रहने लायक थी नहीं, क्योंकि मैं एक सोशल हूँ, जैसे कि मुझे लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, मित्र बनाने अच्छे लगते हैं, और मैं एकांत में बहुत मुझे दिक्कत होने लगी। हाँ, लेकिन मेरे उस टाइम पे ये था कि मुझे पढ़ने का शौक हमेशा से ही था। तो मैंने सोचा, मेरे जो फादर इन लॉ हैं मेरे घर में, जो हमारे बड़े हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा पापा ऐसा है कि मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ तो कर ली कि मैं थोड़ा कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। अब बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो गए, स्कूल जाने वाले हो गए, तो मैं मतलब काफ़ी अकेली तो पढ़ी चुकी थी। तो मैंने उनसे एडवाइस किया, तो उन्होंने बोला अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो कुछ हटकर पढ़ो, अब तक तो आपने इतनी पढ़ाई कर ही ली है, आप कुछ हटकर पढ़िए। तो मैंने कहा ठीक है, क्या पढ़े। तो उनको भी थोड़ा हमारे जो क्या है कि जो इन लॉज का बैकग्राउंड है इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ये लोग कुंडली वगैरह पे विचार करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इसकी पढ़ाई कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर मैंने अपनी कुंडली दिखाई, तो भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एक पहले बहुत मतलब बहुत
हंसमुख थी, बहुत बातें करने वाली थी और मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो अभी अचानक से ऐसा क्या है कि मैं इतनी परेशानी में क्यों आ रही हूँ, मैं फिजिकली मेंटली हर तरीके से क्यों परेशान हो रही हूँ। तो मैंने एक ज्योतिष से कंसल्ट किया, मैंने उनको अपनी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी तो उसमें मेरी केतु की महादशा चल रही थी। अब फिर मुझे पता चला, मैंने केतु के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि केतु तो आपको वैसे एक कार्मिक प्लेनेट है, वो आपको वैसे ही आपके कर्मा का हिसाब करने के लिए आता है। कहते हैं कि केतु या तो आपके बचपन में आ जाए तो अच्छा, या फिर आपके बुढ़ापे में आए तो अच्छा, बीच में तो केतु आना ही नहीं चाहिए। अब केतु का मतलब, और वैसे भी मेरा केतु ऐसे भाव में बैठा हुआ है कि जहाँ पे एक सन्यासी का होता है। मैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जीना चाहती हूँ, वो मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना चाहता है। जब भी मैं मेटेरियलिस्टिक की तरफ में जा रही हूँ, मुझे धक्का मार के उधर खींच रहा है। तो फिर इसके बाद मैंने जिनसे मैंने कुंडली दिखाई उनसे मैंने पूछा कि मैं ज्योतिष की लाइन में जाना चाहती हूँ, ज्योतिष सीखना चाहती हूँ, क्या मैं सीख सकती हूँ। तो उन्होंने मेरी कुंडली को देखा ध्यान से, उन्होंने कहा हाँ आप सीख सकते हैं। तो फिर मैं गूगल पर सर्च करने लगी कि भाई कहाँ से सीखूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी नहीं करना था, मुझे ऑनलाइन ही करना था, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलना प्रेफर भी नहीं करती हूँ। और केतु ने मुझे आइसोलेट वैसे ही कर दिया था, संबंध लोगों से मेरे वैसे ही ठीक नहीं चल रहे थे। तो मैंने कहा मैं घर में बैठे बैठे ये पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन पे जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंस का आया। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े तो रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया मैम से, कुसुम मैम से है वहाँ पर, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे डेमो क्लासेस के लिए मतलब कि बुलाया। डेमो क्लासेस बुलाया क्या मतलब कि बोला कि इस टाइम पे क्लासेस है, आप इसको अटेंड कर लेना। तो मैंने डेमो क्लासेस ली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने अपने घर में डिस्कस कर दिया, मैंने कहा मैं भाई ये वाला एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहती हूँ। तो घर वालों ने बोला हाँ आप कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे इस टाइम पीरियड पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बांध के रख सकती थी, वो थी पढ़ाई लिखाई। मुझे कुछ ऐसा पढ़ना था कि मेरा दिमाग पूरी तरह से उसी में उलझ जाए और मेरा इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि मेरी केतु की महादशा चल रही है, मुझे रीजन भी पता लग गया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया था। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और फिर मैं जैसे जैसे पढ़ते गई तो हमें टीचर भी बहुत अच्छे मिले। तो हमारे जो टीचर थे डॉक्टर मनमोहन तिवारी, वो बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने धीरे धीरे हम लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट किया। और मेरी जैसे ही मैंने ज्योतिष की पढ़ाई करी तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। और सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि देखिए मैं घर में 7 साल से कैद थी, मैंने खुद को कैद कर लिया था और मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र को जानकर और आपके सफ़र को सुनकर हो सकता है हमारे जो दर्शक अभी कार्यक्रम देख रहे हों वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हों। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर कार्यक्रम में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके भी मन में विचार आ रहा है कि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है और अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष विषयों पर भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे में चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल करते हैं अपने विशेष गेस्ट से। अब यहाँ पर जैसे कि आपने हमें बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और साथ ही साथ आपने हमें राशियों के बारे में भी बताया। अब जैसे जब आप अपनी सफ़र के बारे में बता रही थी तो आपने बताया कि केतु की महादशा चल रही थी। ऐसे में हमने दशाओं के बारे में भी बहुत सुना है कि दशाएं कई बारी जीवन को बहुत अच्छा भी बना देती हैं और दशाएं कई बारी जीवन को बहुत ज़्यादा टफ भी बना देती है लाइफ को। तो ऐसे में दशाएं क्या है, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? देखिए ऐसे हम कभी कभी कहते नहीं है भाई मेरी तो दुर्दशा चल रही है, तो समझ लो मैं भी कुछ इसी पीरियड में थी कि मेरी तो दुर्दशा चल रही है, भैया इसके तो बड़े राजयोग चल रहे भाई, बड़े ये तो आदमी था ज़मीन पे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये हमारी कुंडली में पहले से तय होता है, लिखा होता है हमें बस। लेकिन आपको पता है कि कर्म तो हर जगह प्रधान है, हमें उस चीज़ को हमने कुंडली जरूर दिखा दी है किसी ज्योतिष को, ठीक है हमें पता लग चुका है, लेकिन कर्म तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें कर्म जरूर करना पड़ता है। तो दशाएँ क्या होती है कि दशाएँ बहुत आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। और हमारी जैसे कि हम लोग तो जैसे विंशोत्तरी दशाएं लेते हैं, जैसे कि अष्टोत्री भी होती है, योगिनी दशाएं भी होती है, लेकिन हम विंशोत्तरी दशा लेते हैं क्योंकि 120 साल का होता है, उसमें पूरा चक्र पूरा हो जाता है, एक मनुष्य का पूरा जीवन का चक्र कंप्लीट हो जाता है। तो हर दशा का हर व्यक्ति पे असर पड़ता है। देखिए अगर मोटा मोटा देखी जाए तो अगर कोई शनि की दशा में पैदा होगा ना, तो वो देखना उस जातक के अंदर में थोड़ा सा वैराग्य की भावना हमेशा रहेगी और उसको हमेशा थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ ना डिटैचमेंट रहेगा। वो भले ही बहुत लोगों से बातें कर ले, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी उसका शनि हमेशा अंदर से जागृत रहता है कि मुझे न्याय के पथ पर चलना है, ये चीज़ उसके अंदर हमेशा रहेगी। इसी तरह से कोई सूर्य की दशा में अगर पैदा हो गया ना, उस इंसान के अंदर स्वाभिमान को लेके बहुत ज़्यादा रहता है, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। चंद्र की दशा वाले सेम समझ लीजिए कि बहुत इमोशनल होंगे, उनके अंदर ममत्व बहुत होगा, बहुत ही मतलब कि मासूम लोग होंगे और जल्दी से दया भावना आ जाएगी। और गुरु वाले ज्ञान, मतलब आप समझिए जिस दशा में आप पैदा होंगे उसका असर आपके ऊपर पूरी लाइफ टाइम रहता है, ये आप मानकर चलिए।
बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि दशाओं का क्या विशेष महत्व हमारे जीवन में होता है और किस तरीके से दशाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ मेरे मन में यह सवाल आया, आपने ना बहुत बार शनि ग्रह का जिक्र किया और ऐसा लग रहा है आप शनि ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ऐसे में शनि ग्रह के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो डर जाते हैं अक्सर लोग। तो शनि ग्रह को थोड़ा सा और समझना चाहूँगी और मंगल ग्रह के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम क्योंकि सुन रहे हैं ऐसा कि 2025 जो है वो मंगल का साल है और मंगल का साल बहुत गर्म होता है। और जैसा कि हमने अभी तक देखा भी है कि बहुत कुछ घटित हुआ है और ऐसी भी प्रिडिक्शंस की जा रही है कि आगे भी बहुत कुछ घटित होगा इस साल में। तो आपसे मंगल के बारे में भी जानना चाहेंगे कि मंगल ग्रह किस तरीके का ग्रह है, क्या सच में इससे भी हमें डरने की आवश्यकता है, और शनि ग्रह के बारे में भी आपसे और गहराई में समझना चाहेंगे। जी, ऐसा है, शनि को आप ले लीजिए बड़ा भाई और मंगल को ले लीजिए छोटा भाई। जैसे छोटा भाई क्या होता है, झगड़ालू होता है, ठीक है। अक्सर देखना शनि वाले को, शनि वाला जो होता है बड़ा भाई है, बड़ा भाई बहुत बर्दाश्त करता है, छोटा भाई झगड़ा कर लेता है, ठीक है। तो शनि मंगल का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। शनि क्या है कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि अपने कर्म सुधार लीजिए, शनि ठीक है, कर्म सुधार लीजिए। जैसे कोई कुछ कह रहा है ना, आप अन्याय बर्दाश्त मत करिए, अन्याय किसी के प्रति देखिए भी मत आप। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि भाई किसी के साथ बुरा होता है तो अरे हमारा मैटर थोड़ी, हम क्यों इन्वॉल्व हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको वहाँ पे अगर यही चीज़ आपके साथ होगी, कोई इस तरह से निकल जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। अगर वो आपसे उम्मीद लगा रहे कि आप उसकी मदद करें, तो हो सकता है अगर कोई पीड़ित हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको उम्मीद है कि आप कुछ बोलेंगे, तो आपको कई बार हम अच्छा बनने के लिए, बचने के लिए हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपको कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। और अगर आपसे कुछ नहीं होता ना, तो आप कम से कम मन में प्रार्थना तो कर लीजिए, भगवान इसके साथ गलत हो रहा है, कुछ तो करिए प्रभु, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो शनि को ठीक करने का एक ही उपाय है कि आप अपनी कर्म ठीक करिए, न्याय प्रिय रहिए, ठीक है। और शनि ग्रह कभी किसी की लोलू मतलब कि चाटुकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं वो, ठीक है। शनि हमेशा अकेले चलते हैं, शनि का कोई मित्र नहीं, देखा जाए तो शनि का कोई उससे मित्र होता नहीं, वो अकेले देखना, वो अकेले ही रहते हैं, वो एकांतवासी हैं एक तरह से। इसीलिए शनि वालों में थोड़ा वैराग्य भी ज़्यादा रहता है। लेकिन आप अपने कर्तव्य सही से पूरे कर पाते हो। शनि प्रधान व्यक्ति होगा, देखना अपने कर्तव्य को ठीक से निभाता, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाता है, भले उसे प्यार मिले या ना मिले, इन चीज़ों में वो बंधता नहीं है। शनि प्रधान व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे करते हुए इस दुनिया से निकल जाते हैं। रही मंगल की बात, मंगल का क्या है कि बहुत जल्दी वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं खुश भी हो जाते हैं। वो एक मासूम बच्चे की तरह है, एक बच्चे को जैसे समझा सकता है, मंगल वालों को आराम से समझा सकते हैं। आप उन्हें प्यार से समझाइए। शनि को हर चीज़, जैसे शनि कहते हैं मुझे हर चीज़ मतलब कि आराम आराम से सही चाहिए, मुझे गड़बड़ वाला कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मंगल कहते हैं नहीं मुझे अभी ये चीज़ ले, जैसे बच्चा जिद करता नहीं मुझे खिलौना चाहिए, भले उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो शनि वाले बहुत मतलब कि सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में उनके काम नहीं होते हैं। इसलिए शनि मंगल एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी होते हैं। इसलिए शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, शनि मंगल इकट्ठे बैठ जाए जिस घर में, वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बंदा डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है, डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। इसलिए शनि और मंगल की युति भी ठीक नहीं है, शनि और मंगल की दृष्टि भी ठीक नहीं होती है। तो और शनि और मंगल की, जैसे शनि और मंगल की दृष्टियाँ जो होती है ना, कहते हैं मंगल की दृष्टि क्या होती है कि जैसे मंगल की आपकी 3 दृष्टि हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल जिस घर में दृष्टि डालते हैं, मंगल जिस भी घर में दृष्टि डालते हैं, वहाँ पे होता है क्या है कि उस घर के जो रिजल्ट है ना, बहुत उनको हर चीज़ में हड़बड़ी होती है, हर चीज़ में जल्दबाजी चाहिए होती है। तो वहाँ के रिजल्ट वो बहुत जल्दी से, मतलब कि अगर उनकी जैसे अगर 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल बैठ जाए तो वो कुंडली मांगलिक बन जाती है। क्यों? अगर पहले घर में मंगल बैठ गया तो आदमी क्या होगा, साहसी तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इतना साहस ले लगेगा कि खुद का ही जोखिम कर बैठेगा। और उसकी अगर चौथे घर में मंगल बैठ गया तो वो घर में झगड़े करेगा, घर में क्रोध दिखाएगा, सारी उत्तेजना, सारा उसकी ऊर्जा घर में होगी। और घर में क्या चाहिए, सॉफ्ट नेचर चाहिए, घर में आराम से रहना होता है, ना कि मंगल की ऊर्जा के साथ रहना है, ठीक है। इसी तरह अगर 7th हाउस में बैठ गया तो पार्टनर के साथ झगड़ा करेगा वो, क्योंकि वहाँ भी वो गर्मा गर्मी रहेगी। मंगल जिस घर में जाएगा वहाँ पे तबाही मचा देता है, वहाँ पे उसकी ऊर्जा बिखेर देता है। और अष्टम में चला गया तो अपने आयु का घर होता है, वो आयु मतलब कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अष्टम घर मौत का घर है। मौत के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें उत्तेजना नहीं दिखानी है, धीरे धीरे से गाड़ी चलानी है, धीरे धीरे से वाहन चलाना है। तो अष्टम घर में मौत का वो होता है, वहाँ पर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो भी नुकसान हो सकता है। और मंगल वालों में वैसे भी उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह से अगर वो 12वें घर में चले जाते हैं मंगल, तो वहाँ पे क्या है, हमें सोने के लिए भी एकदम शांत वातावरण चाहिए होता है। अगर मंगल की ऊर्जा वहाँ पे रहेगी तो फिर हमारे सोने में दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे मतलब कि
ज़्यादा ऊर्जा रहेगी तो हमें नींद की समस्या आ सकती है और माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें शनि ग्रह के बारे में भी समझाया और मंगल ग्रह के बारे में भी समझाया। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसे आधे घंटे में कवर कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अभी तक आपने जो जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की वो बहुत ही विशेष रही। हालांकि और भी मन में सवाल थे, लेकिन वो कभी फिर आपसे करना चाहेंगे। लेकिन अभी समय हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। लेकिन चलते चलते दर्शकों, मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई अन्य विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर जरूर लॉग इन कीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।